पिपली गांव की रेखा को जामनगर जैसे बड़े शहर में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे। उसके बेटे कुंवर की जामनगर में अच्छी खासी नौकरी लग गई थी, इसलिए उसने अपने मम्मी पापा को यहाँ जामनगर में बुला लिया था। लेकिन इतने साल गांव में रहने के बाद उसे इतने बड़े शहर के तौर तरीके सीखने में अभी वक्त लग रहा था। माँ, मिक्सचर तो है यहाँ, अब हाथ से चटनी क्यों बना रही है? हाँ, मिक्सचर तो है, लेकिन हाथ की चटनी जैसा स्वाद बेटा मिक्सचर में नहीं आता। लेकिन अब तुम्हें शहर के तौर तरीके सीखने चाहिए रेखा। कल को कुंवर की शादी होगी तो बहू क्या कहेगी कि मेरी सास को कुछ भी नहीं आता। देखिए, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अब एकदम से तो सब कुछ नहीं आ जाएगा ना। धीरे धीरे सीख लूँगी, समय तो लगेगा। हाँ माँ, वो तो है, लेकिन आप नई मशीन्स का उपयोग तो कर ही सकती है ना, जैसे मिक्सचर, फ्रिज वगैरह वगैरह। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन बेटा, मुझे कोई भी काम करने में दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो सब आसान ही लग रहा है। छोड़ दे बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अब तो तू अपनी शादी की तैयारी कर बस। हम भी अब यहाँ शहर में आ गए हैं तेरे साथ रहने। एक बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी पापा। अगर तू कहे तो गांव की किसी लड़की से तेरी बात चलाऊं? गांव में तो काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, सुंदर भी है, घर भी अच्छे से चलाना जानती है। माँ, अगर मैं गांव में रहता तो गांव की लड़की से रिश्ता पक्का कर लेता, लेकिन अब मैं शहर में आ गया हूँ तो अब गांव की लड़की के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं ये नहीं कहता कि गांव की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती है, लेकिन अब समझ रही है ना। हाँ बेटा, हम समझ रहे हैं। हम तेरे लिए शहर की ही कोई लड़की ढूंढेंगे। हाँ, मैं पड़ोस की शीला को भी कहती हूँ, अगर उसकी नज़र में कोई लड़की होगी तो वो हमें ज़रूर बताएगी। माँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नज़र में एक लड़की है जिसे मैं काफ़ी समय से पसंद करता हूँ। अरे फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बस मैं ये कह रहा था कि उसे पता तो है ना कि हम गांव से हैं। अरे बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसके माता पिता भी गांव से ही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से तो आप उसे बहुत पसंद करेंगे। उसके आने के बाद माँ को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, वो भी शहर की ज़िंदगी को आसानी से अपना लेंगी। देखा रेखा, हमारा बेटा कितना ना समझदार हो गया है। उसे पता था कि हम गांव से हैं, इसलिए उसने लड़की भी वैसी ही ढूंढी है। अरे तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से शादी कर ले बेटा, मुझे भी सहारा हो जाएगा बहू के आने से। ठीक है माँ, मैं आज ही नियति के घर वालों से बात करता हूँ, फिर हम जल्दी ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ हाँ, अब तो हमें इंतज़ार रहेगा कि कब हमारी बहू इस घर में आएगी। कुंवर के मुंह से नियति की बात सुनकर कुंवर के माता पिता काफ़ी खुश थे, और नियति भी खुश थी कि उसकी शादी कुंवर यानी कि जिससे वो बेहद प्यार करती है उसी से होने जा रही है। आखिर वो वक्त आ ही गया जब हम दोनों शादी करने वाले हैं। हाँ, तुम भी अपने माँ बाप से हमारी शादी की बात कर लो, उन्हें गांव से बुला लो। मेरे माँ बाप तो गांव से यहाँ आ गए हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, उन्हें यहाँ अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ, मतलब अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन माँ को शहर की ज़िंदगी को अपनाने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी ना शादी के बाद तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है कि तुम उन्हें सपोर्ट करोगी, क्योंकि वो गांव से है तो शायद उनकी और तुम्हारी सोच में अंतर होगा, लेकिन तुम संभाल लोगी ना। अरे मेरे मम्मी पापा भी गांव से ही हैं, और मैं समझ सकती हूँ कि गांव की सोच कैसी होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। मेरे मम्मी पापा भी बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, वो तुम्हारी बात को अच्छे से मानेंगे। कुंवर और नियति अपने माता पिता की मर्जी से शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे, उनका परिवार भी काफ़ी खुश था। नियति के आने के बाद तो मैं बड़ी ही खुश हूँ, अभी मुझे इस घर में अकेला नहीं लगेगा। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ संभाल लूँगी। हाँ बहू, अब ये घर भी तुम्हारा है, ये रसोई की चाबी भी तुम्हारी है, और हम भी तुम्हारे हैं। जी माँ जी। नियति का रसोई में आज पहला दिन था। वो सुबह सुबह पूजा करने के बाद रसोई में कुछ मीठा बनाने के लिए आती है। माँ जी, बर्तन कहाँ है? ये रहे बर्तन बेटा, ये ना मेरे गांव के बर्तन है, कुछ तांबे के हैं, कुछ गांव की मिट्टी से बने हैं, इतने पक्के हैं कि अभी तक एक भी नहीं टूटा। अच्छा, लेकिन माँ जी आजकल ना इन सब बर्तनों का ज़माना नहीं है, आजकल तो नए नए फैंसी बर्तन निकले हैं, हमने अभी तक घर में ये पुराने बर्तन क्यों रखे हुए हैं? अरे ये बर्तन मेरी सास के हैं और बहुत मजबूत भी है। मैं भी तो वही कह रही हूँ ना कि ये बहुत पुराने हैं माँ जी,
आजकल तो कितने फैंसी बर्तन निकले हैं, इतनी अच्छी कढ़ाइयाँ, इतने अच्छी किचन सेट। अब मैं आ गई हूँ ना, रसोई को पूरी तरह से बदल दूंगी, देख लेना। अरे लेकिन बेटा, लेकिन क्या, बहू शहर में रहती है, पढ़ी लिखी है, उसे ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में। उसे करने दो ना जो उसे करना है। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है नियति बहू, ये सारे बर्तन कल ही अंदर रख देती हूँ। तुम्हें जो नए बर्तन लाने हैं वो ला देना और उसी हिसाब से खाना भी बना देना। जी माँ जी, आप देखती जाइए मैं इस रसोई को कैसे नया सा बनाती हूँ। नियति के आने के बाद नियति ने पूरी रसोई को बदल दिया और नए फैंसी बर्तन ले आई, जिसमें कुछ कढ़ाइयाँ, नया कुकर, वो सब कुछ था। और अब वो हर दिन कुछ नया नया बनाती। अरे नियति, इतनी देर से क्या कर रही हो? जल्दी से खाना लाओ ना। हाँ हाँ ला रही हूँ। आज कुछ नया बना रही है बहू? पक्का कुछ अच्छा सा बना रही होगी बहू, तभी तो इतना वक्त लग रहा है। आ गई मैं। ये देखिए क्या बनाया है मैंने आज सबके लिए। क्या बनाया है आज तुमने खाने में? आज मैंने पिज्ज़ा बनाया है खाने में। ये क्या होता है भाई? तुमने रात के खाने में पिज्ज़ा बनाया है? अरे जब अवन लेकर आए हैं तो उपयोग भी तो करेंगे ना। अच्छा है, चलो सब खाते हैं। आज भाई कुछ नया खाने को मिल रहा है। हाँ, बहू ने इतनी मेहनत से बनाया है तो अच्छा ही होगा। ठीक है। नियति का बनाया हुआ पिज्ज़ा सबने खा तो लिया, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया और ब्रेड खाने की वजह से रात को रेखा और प्रीतम को एसिडिटी होने लगी। अरे सीने में इतनी जलन हो रही है, ज़रा गांव का हुरा तो देना। सच कहूँ तो मुझे तो नए ज़माने का खाना हजम ही नहीं हो रहा। मुझे तो हमारे चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन में बनी मक्के की रोटी याद आ रही है। अरे रेखा, अब हमें भी तो बदलना होगा। अब हम गांव में नहीं हैं, शहर में आ गए और बहू आज के ज़माने के हिसाब से चल रही है। हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या करूँ, मुझे तो वही अपने पुराने बर्तन और खाना याद आता रहता है। हालांकि रसोई बदल जाने से घर का खाना और आदतें भी बदल, लेकिन अब कुछ वक्त बाद नियति ने फिर से रसोई बदलने का फैसला कर लिया। क्या? प्लास्टिक के बर्तन लेने हैं? अरे हाँ, अब यही चल रहा है। मेरी सारी सहेलियां ना लेकर आई हैं। आजकल किसी के घर में ये स्टील के बर्तन उपयोग में नहीं लिए जाते, सब लोग नए नए प्लास्टिक के बर्तन ला रहे हैं। प्लास्टिक के बर्तन सही होते हैं क्या बहू? अब बहू कह रही है तो सही होगा, और उसकी सारी सहेलियाँ भी तो लाई है। हमें भी अपनी रसोई बदलनी चाहिए। मुझे तो वो अपने पुराने बर्तन ही सही लगते हैं, जिनमें खाना इतना स्वादिष्ट बनता है। मुझे भी लगता है कि हमारे पुराने बर्तन और उनमें बनने वाली रसोई बहुत पौष्टिक थी। अरे लेकिन आजकल ऐसे बर्तन नहीं चलते हैं कुंवर। मेरी बात मानो, मैं कल ही पूरी रसोई बदल देती हूँ। देखना कैसे नए नए पकवान बनाती हूँ मैं फिर। हाँ बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, बदल दो रसोई को। ठीक है, जैसे आप लोगों को सही लगे। एक बार फिर नियति ने सारी रसोई को बदल दिया और नए प्लास्टिक के बर्तन ले आई। इस बार उसने नए नए खाने की रेसिपीज भी ढूंढ ली। ये लीजिए गर्मा गर्म भटूरे आ गए। छोले भटूरे? अरे वाह। देखा रेखा, मैंने कहा था ना, नियति बहू को नए नए पकवान के बारे में ज़्यादा पता है। हाँ लेकिन ऐसा खाना खाने से रात को एसिडिटी होती है ना फिर। अरे वो तो इस उम्र में होती रहती है। हाँ लेकिन आजकल तो मुझे भी एसिडिटी की तकलीफ हो गई है। हर हमेशा खट्टी डकार आती रहती है। नियति को भी ये प्रॉब्लम हो गया है ना। अरे ये सब तो होता ही रहता है। तुम ये गर्मा गर्म भटूरे खाओ और ये लो तीखे तीखे छोले। हाँ, मुझे भी थोड़े तीखे छोले देना। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतनी भूख नहीं है। लगता है माँ जी को पसंद नहीं आ रहा है। मैंने रसोई बदल दी है ना। माँ जी अब समझ नहीं रही है, वक्त के साथ सबको बदलना पड़ता है। हाँ ठीक है, लेकिन अब मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, क्या करें। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। नियति की बदलती रसोई रेखा को कुछ खास राज नहीं आ रही थी। बदलती रसोई के साथ साथ रसोई में खाना बनने का तरीका भी बदल रहा था, जिस वजह से रेखा को बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। मैंने कितनी मेहनत से छोले भटूरे बनाए थे, तुम्हारी मम्मी ने मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे तुम भी बात को समझो ना। उन्होंने सालों से वो पुरानी रसोई में खाना खाया है, वो भी पुराने तरीकों से। अब उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहती। मैं उन पुराने तरीकों को नहीं बदल सकती। मैं ऐसी लड़की हूँ जो वक्त के साथ बदलना जानती है। थोड़ा वक्त दो, वो भी समझ जाएगी।
अभी फ़िलहाल तो मुझे वो गाँव का चूरन देना, मुझे ना सीने में जलन हो रही है बहुत। हाँ हाँ लाती हूँ। सीने में जलन तो मुझे भी हो रही है, मुझे भी लेना पड़ेगा। नियति ने जब रसोई को बदला था तब से रेखा को कुछ खास खाना पसंद नहीं आ रहा था, और जब तक उसे इस खाने की और बर्तनों की आदत पड़ती तब तक नियति एक और आइडिया लेकर आ गई थी रसोई बदलने के लिए। क्या? कांच के बर्तन? हाँ, आजकल ना इंटरनेट पर बता रहे हैं प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत बुरा है और मैदा भी। इसलिए आज से हम लोग प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे। आज से मैं मैदे की कोई भी चीज़ नहीं बनाऊंगी। हाँ, मुझे भी ना ऐसी चीज़ें खाने से बहुत पेट में दर्द रहता है। हाँ तो आज से ना मैं ये सारी रसोई ही बदल दूंगी। मुश्किल से ही तो एक रसोई के बर्तनों की और खाने की आदत लगती है और उसके बाद फिर से रसोई बदल जाती है। अरे मैं भी तो आपके अच्छे के लिए रसोई बदल रही हूँ ना माँ जी। देखो मैं अभी भी कहती हूँ कि हाँ हाँ जानती हूँ आप क्या कहेंगी। पुराने तांबे और मिट्टी के बर्तन और ज्वार की रोटी और चूल्हे की सब्जी सब बेस्ट है ना? हाँ तो अरे माँ जी। वाह नियति, तुम्हारे घर में आज भी यही रसोई चलती है? अरे पायल तू यहाँ कैसे? अरे मीना ने मुझे बताया कि तेरी शादी हो गई है तो मैं यहाँ तुझसे मिलने चली आई। तेरी शादी के वक्त मैं यहाँ नहीं थी ना? हाँ हाँ आओ ना। माँ जी पापा जी कुंवर ये मेरी सहेली है पायल। हमारी शादी के वक्त ये बाहर गई हुई थी इसलिए आज हमसे मिलने आई है। आइए आइए। ये लो बेटा पानी। वाह आंटी, तांबे का ग्लास। आपको पता नहीं, मैं ना किसी के घर का पानी नहीं पीती, लेकिन तांबे के ग्लास में है तो मैं ज़रूर पीऊँगी। लाइए। ये मेरी सास के तांबे के ग्लास है जिसमें आज तक मैं पानी भर के पीती हूँ। मैं डॉक्टर होने के नाते सबसे यही कहती हूँ, मिट्टी के बर्तन और तांबे के बर्तन ही सबसे बेस्ट है, उन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। हाँ बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल बदलते ज़माने के साथ रसोई भी बदलती जा रही है। माँ जी इसी वजह से तो हमारे शरीर में बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही है, जैसे एसिडिटी, सीने में जलन, गैस का बनना, मोटापा। ऐसी कई बीमारियाँ हमारे शरीर को जकड़ती जा रही है। क्या इन बीमारियों का कारण यही है? ये बिल्कुल सही बात है। तभी तो एक डॉक्टर होने के नाते मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी तुम्हारे घर में तांबे और मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि प्लास्टिक और बाकी सारे बर्तनों में बहुत केमिकल होता है और गेहूं और चावल भी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छे नहीं है। तुम्हें पता है आजकल सबके घर में मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लिए जा रहे हैं और पानी के लिए तांबे का बर्तन। चाहे कितने भी युग क्यों न बदल जाए, लेकिन चीज़ें और खाना तो पुराना ही अच्छा होता है। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, ओल्ड इज गोल्ड? क्या बहू अब क्या कहना है तुम्हारा? ज़रा रोशनी डालना बदलती हुई तुम्हारी रसोई पे। मैं भी यही तो कह रही थी माँ जी, ओल्ड इज गोल्ड। अपनी डॉक्टर दोस्त पायल की बात सुनकर नियति ने एक बार अपनी रसोई बदल दी और इस बार जो उसकी सास की पहली वाली रसोई और बर्तन थे वही रख दिए। उसे समझ में आ गया था कि चाहे ज़माना कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन खाना और रसोई तो पुरानी ही अच्छी होती है। ये लीजिए गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्की की रोटी, वो भी मक्खन के साथ। अरे वाह वाह, क्या बात है। मिट्टी के तवे पर रोटी बनाने की बात ही कुछ और है। क्या खुशबू आ रही है। इसके साथ साथ ये सेहतमंद भी है, ना इससे गैस बनेगी ना ही सीने में जलन होगी। और साथ में ये तांबे के गिलास में ठंडा ठंडा मटके का पानी पीकर मज़ा ही आ रहा है। मैंने पहले ही अगर माँ जी की बात मान ली होती तो इतनी दिक्कत ही ना होती। कोई बात नहीं बेटा, बदलाव ही जीवन का नियम है। अब देखो तुम भी बदल गई और हमारी रसोई भी। मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा है, वहाँ ना आजकल। नहीं 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 प्लीज़, अब और नहीं। अरे सुनो तो। हाँ बहू, ये रसोई ही ठीक है। अब रसोई को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुमने कहा था कि ओल्ड इज गोल्ड, फिर से रसोई बदलने की बात कहाँ से आ गई? अरे मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए पहले। मैं ये कह रही थी कि मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा है कि ज्वार के आटे की रोटी मिट्टी के बर्तन में कैसे बनानी है, इसलिए मैं आप सबके लिए वही बनाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर बच गए। क्या? सुनैना अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देख रहे थे। सुनो जी, हमने हमेशा ही गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि हमारी सुनैना भी ऐसे दिन देखे। हमें इसके लिए एक बहुत ही अमीर लड़का देखना होगा, ताकि हमारी तरफ पैसे पैसे की मोहताज तो ना रहे कम से कम। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं। उधर सुनैना अपने ऑफिस भी किसी को पसंद करती थी, पर यह बात अभी तक उसके माँ बाप को पता नहीं थी। समीर मुझे समझ भी नहीं आ रहा
मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को? तुम कहो तो मैं बात करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल ही बात मत करना। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ ना, मेरे मम्मी पापा एक अमीर लड़के को ढूंढ रहे हैं। हमारे घर की हालत कभी अच्छी नहीं रही, तो मम्मी पापा बस यही चाहते हैं कि मुझे भी ये सब दुख झेलना ना पड़े। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने एक टाइम ही खाना खाकर गुजारा किया है। अरे तो मैं तो तुम्हें एक टाइम नहीं खिलाऊंगा ना, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, अच्छा खाएंगे। बात सिर्फ खाने की नहीं है समीर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हारा घर भी किराए का है। देखो, इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे माँ बाप तो देखेंगे ना ये सब। क्या करूँ मैं? तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ। सुनैना घर आ जाती है। वो भी समीर से शादी करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके मम्मी पापा नहीं मानेंगे। वो काफ़ी उदास रहने लगी थी और उसके माँ बाप उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। सुनैना, ये देखो, ये लड़का कितना सुंदर है और अमीर भी है। पर माँ, मैं इसे जानती कहाँ हूँ? अरे जानना ना जानना कुछ मायने नहीं रखता। इतना अमीर है, इतने पैसे इसके पास, तुम खुश रहोगी। हमारे घर की तरह नहीं कि हर समय मन मार कर रहना पड़ रहा है। आपने और क्या पता किया है इसके बारे में? मतलब खानदान कैसा है, कौन कौन है? बेटा, पैसे के आगे हर ऐब छुप जाता है। अब देख, मैं इससे ज़्यादा तुझे नहीं समझा सकती। सुनैना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको समीर के बारे में कैसे बताए, क्योंकि वो तो बिल्कुल पैसे वाला नहीं था। पर वो अब अपना मन बना लेती है कि उसे समीर को मना करना ही पड़ेगा। एक दिन वो समीर को कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगी, और सुनैना अपने माँ बाप की पसंद से एक अमीर घर में शादी कर लेती है। सुनैना के माँ बाप तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो, अब लड़की को तंगी में तो नहीं रहना पड़ेगा। शाम की पार्टी में सुनैना महंगे महंगे कपड़े पहनती है, पर वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सुमेश को मिस कर रही थी। शादी करके जाने के बाद से सुमेश का कोई फ़ोन तक नहीं आया था और ना ही उसके लिए कोई मैसेज। और जब सुनैना ने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया भी नहीं। देर रात तक पार्टी चलती रही। सुबह जब सोकर उठे तो सुमेश वहीं सोफे पर सो रहा था। सुमेश को देखकर सुनैना काफ़ी खुश होती है। उसे लगता है कि चलो, अब तो वो उसे समय देगा। वो थोड़ी देर में उठकर फ्रेश होता है और अपनी फाइल्स लेकर बैठ जाता है। आप आए नहीं कल पार्टी में? हाँ, मुझे बहुत काम था। करोड़ों की डील हुई है कल, और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। खाना खाकर मैं वापस सो जाऊँगा। मैं सोच रही थी कि हम थोड़ी देर बाहर चलते हैं। जब से शादी हुई है कहीं थोड़ी देर के लिए भी साथ नहीं गए। अरे बाहर जाना है तो आया के साथ चली जाओ, वो तुम्हें शॉपिंग भी करवा देगी। उसे हमारी सारी दुकानों के बारे में पता है। बात शॉपिंग की नहीं है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। सुनैना को लगता है कि अब तो वो उसे रोकेगा, पर सुमेश तो फट से हाँ कर देता है। हाँ ठीक है, आराम से 10-15 दिन रह कर आओ, या ज़्यादा मन करे तो और रह लेना। वैसे भी मैं शायद फॉरेन टूर पर जाऊँगा। तो मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे बाबा, घूमने फिरने नहीं जा रहा हूँ, बहुत काम है वहाँ। सुनैना बहुत उदास हो जाती है। सोमेश उसे ना ही एक बार रोकता है और ना ही साथ चलने के लिए कहता है। वो अपने मायके आ ही जाती है। माँ, आप लोगों ने बस पैसा देखा और कुछ नहीं देखा। जिस दिन से मेरी शादी हुई है, सोमेश ने मुझसे 10 मिनट तक बात नहीं की। सारा दिन काम करते हैं। महंगे कपड़े और गहने पहनकर मैं करूं क्या, जब पति ही साथ ना हो। अरे बेटा, हमें क्या पता था कि वो इतने बिजी रहते हैं। पर तेरे पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं माँ, पैसा तो इतना है कि दोनों हाथों से रोज़ लुटाऊं तो भी खत्म ना हो। पर माँ, पति का साथ भी तो चाहिए ना। रात को भी काम करते करते स्टडी में ही सो जाते हैं। मैं सारा दिन इंतज़ार करती रहती हूँ कि अब आए और मुझसे बात करें, पर माँ वो आते ही नहीं। अरे बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अभी कुछ ही दिन हुआ है ना शादी को, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को। टाइम ही तो नहीं है उनके पास। ऐसा करते हैं, उनको खाने पर बुलाते हैं। अपनी सास की बात नहीं टालेंगे वो। कीर्ति सोमेश को फ़ोन करती है, पर वो तो फ़ोन उठाता ही नहीं। मैंने कहा था ना, वो फ़ोन भी नहीं उठाते। यहाँ आना तो आप भूल ही जाओ। थोड़ी देर में सुनैना वापस अपने ससुराल आ जाती है। उस दिन सोमेश घर पर ही होता है, पर सुनैना को देखकर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। वो अपने क्लाइंट से बात करता रहता है। माँ ने फ़ोन किया था, आपने देखा नहीं?
सुमिश फ़ोन में ही देखते देखते कहता है कि उसने फ़ोन नहीं देखा। सुनैना चेक करती है तो देखती है कि सुमिश के फ़ोन में उसकी मम्मी का नंबर सेव्ड भी नहीं था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर सुमिश को तो किसी बात की फिक्र नहीं थी। वो अपनी फाइल्स टटोलने में बिजी रहता है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिंदगी बर्बाद कर दी इस इंसान ने मेरी। सारा दिन बस पैसा पैसा करते रहता है, पैसे से ही शादी कर लेता। वो इतनी तेज चिल्ला रही थी कि सोमेश सुन लेता है। क्या बड़बड़ कर रही हो? इतने पैसे दे दिए, क्या काफ़ी नहीं है? पैसे के अलावा और कोई बात भी करनी आती है क्या? तो क्या काम धाम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं, सारा बिजनेस पानी में मिला दूं? वो दोनों बहुत तेज लड़ने लगते हैं। इतनी ही देर में सुमेश का फोन आता है और वो वहां से निकल जाता है। सुनैना फिर अपने मायके चली जाती है। बार बार इस तरह मायके चली आओगी तो ससुराल वाले समझाएंगे कैसे? ससुराल में तो सब ठीक है, पर जिस इंसान से शादी हुई है ना, वही घर पर नहीं होता। होता भी है तो फोन में लगा रहता है। क्या करूं वहां रहकर? अरे तो बात कर लिया करो ना, फोन पर ही बात कर लिया करो। किससे बात कर लिया करूं माँ? आपका तो नंबर भी सेव नहीं है इनके पास। हम कहीं घूमने तक नहीं जाते। मैं जब दूसरों को साथ साथ देखती हूँ तो मुझे कितना रोना आता है, मैं ही जानती हूँ। वो दोनों बात कर रहे थे कि तब सोमेश का फ़ोन आता है। सुनैना को लगता है कि शायद वो उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहेगा। वो बहुत खुशी खुशी फ़ोन उठाती है, पर सोमेश बहुत गुस्से में था। कब आओगे तुम यहाँ? यहाँ पर सारे नौकर छुट्टी पर चले गए और मुझे बाहर जाना है। मुझे कोई सामान ही नहीं मिल रहा। अब फिर बाहर जा रहे हैं? तो क्या घर पर बैठा रहूं? तुम्हारी तरह खाली तो होने के बार बार मुंह उठाकर कहीं भी चला जाऊं। सुनैना भी चिल्लाने लगती है। हाँ तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्या करूँ? तुम्हारे पास टाइम है कहाँ? तो ये जो पैसा तुम सारा दिन उड़ाती रहती हो, इसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। इतना कहकर वो फ़ोन पटक देता है। देख लिया माँ, ये कैसा है? आप लोगों ने बस पैसा देखा, ना घर देखा, ना लड़का देखा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई माँ। हमें क्या पता था बेटा कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। हमने तो अच्छा ही सोचा था कि जिस तरह से हम पैसे के लिए परेशान होते रहे हर समय, तुम्हें ना होना पड़े। पर अब लग रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोग और घर परिवार भी अच्छा होना चाहिए। सेठी परिवार जामनगर का जाना माना परिवार था। उनकी साड़ियों की दुकान जामनगर में सबसे ज्यादा मशहूर थी। उनके दादा ने साड़ियों की छोटी सी दुकान को जामनगर का सबसे बड़ा कारोबार बना दिया था और आज जामनगर में जितने भी बड़े रईस थे वो सब यहीं से साड़ी खरीदने आते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के साथ साथ उन्हें अपनी इज्जत का भी और रेपुटेशन का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता था। इसीलिए कावेरी, जो इस घर की बड़ी थी, उन्होंने घर को काफी नियमित तरीके से संभाला हुआ था। अनुज, आज दुकान से कुछ साड़ियाँ लेकर आना, हम मंदिर में दान करने वाले हैं। मंदिर में बड़ी पूजा है, इसलिए सेठी परिवार की तरफ से हमने प्रसाद और दान रखवाया है। जी बाप, किसी के हाथों आज ही भिजवा दूंगा। माँ, मैं सोच रहा था कि कुछ डिफेक्टिव साड़ियाँ पड़ी है दुकान में, अगर आप कहे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी साड़ियाँ मत लाना। तुम जानते हो कि हम सेठी परिवार के नाम के लिए कितने सख्त हैं। अच्छी वाली साड़ियाँ ही भेजना। ठीक है माँ। माँ जी, अगर अनुज और आकाश भी आ जाते पूजा में तो अच्छा रहता ना। कई सारे बड़े बड़े लोग आज मंदिर में आने वाले हैं। हाँ, ये सही रहेगा। आज तुम दोनों भी शाम को मंदिर में आ जाना। सबको पता लगना चाहिए कि सेठी परिवार आया है। ठीक है माँ। रिया, कितनी बार कहा है कि वक्त पर आया करो खाने के टेबल पर। वो माँ रात को देर रात तक पढ़ाई कर रही थी ना, तो सुबह आँख देर से खुली। रुको, अब नाश्ते का समय पूरा हो चुका है। अब सीधा दिन का खाना मिलेगा तुम्हें। लेकिन माँ, तुम्हें पता है ना इस घर के नियम क्या है, और ये किसी के लिए नहीं बदल सकते। ठीक है माँ। कावेरी की सख्ती और नियम पूरे घर पर लागू थे, जो किसी के लिए भी नहीं बदलते थे। रिया के नाश्ते पर देरी से आने की वजह से उसे नाश्ता नहीं मिल पाया, लेकिन उसके भाइयों ने फिर भी चुपके से ब्रेड, बटर और एक सेब उसके लिए छुपा कर रख लिया था। अब आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये ले सेब। ये ले ब्रेड और बटर, जल्दी से खा ले। अरे वाह, भाई हो तो आप दोनों जैसे। अरे चल चल, अब मक्खन मत लगा, जल्दी से खा ले। और सुन, मेरी वाली को मत बताना, ठीक है? तुझे पता है वो माँ की चमची है। मुझसे बेहतर दिव्या भाभी को कौन जानता है।
जब देखो माँ जी ये माँ जी वो करती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि माँ की सेक्रेटरी है वो। हाँ, दिव्या तो बिल्कुल माँ की तरह ही बन चुकी है। हमारी भी किसी भी बात को नहीं मानती। इसीलिए तो मैं और अनुज चुपके से सब कुछ करते हैं, जिससे दोनों को भनक भी ना लगे। पता नहीं ये सब कब बदलेगा भैया, या बदलेगा भी या नहीं। अगर अनुज भैया की पत्नी भी ऐसी निकली तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे अब चल बकवास मत कर, जल्दी से खा ले, हम दोनों दुकान जा रहे हैं, ठीक है? और सुन, शाम को मंदिर के लिए देरी मत करना, वक्त पर तैयार हो जाना। पता चला कि तुझे फिर से सजा मिल गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगी। मुझे उन दोनों शेरनियों के मुंह नहीं लगना है। चल अब हम चलते हैं। सेठी परिवार में दिव्या और कावेरी दोनों इस बात का ख्याल रखती थीं कि घर में हर कोई नियमों से चले और उनका पालन करे। इसलिए शाम को बिना 1 मिनट की भी देरी किए हुए सब लोग अच्छे कपड़ों के साथ मंदिर के लिए तैयार हो गए। दिव्या, सब लोग तैयार है ना? जी माँ जी, सब लोग तैयार है और सबने नियम के हिसाब से मंदिर के लिए सफ़ेद कपड़े ही पहने हैं। ठीक है, और वहाँ भी तुम ध्यान रखना कि किसी के मुंह से कुछ भी गलत लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। चलिए माँ, गाड़ी तैयार है। हाँ चलो, एक कार में दिव्या साथ आएगी, एक कार में हम। हाँ, क्योंकि दोनों कार में इन दोनों को नज़र जो रखनी है, इसीलिए ऐसा कर रही हैं। चाचू मम्मी को अलग भेजो ना। क्या हुआ रिया? अरे कुछ नहीं माँ, आप भैया की कार में बैठिए, मैं इस कार को चला लेता हूँ आज। रिया आइए भाभी, और आप छोटे मियाँ चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। और रिया, वहाँ कुछ भी बकवास मत करना, ठीक है? जी भाभी। आज मंदिर की पूजा सेठी परिवार की तरफ से थी, जहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दिव्या और कावेरी मंदिर में सबसे मिलने लग गए थे। वहीं उनकी मुलाकात होती है अरोरा परिवार से, जिनकी जामनगर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी। कैसे हैं भाई साहब? जी जी, हम तो ठीक है। आपके बारे में काफ़ी सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। सुना तो हमने भी काफ़ी है आपके बारे में। आपकी मिठाइयाँ तो पूरे जामनगर में बहुत मशहूर है। आज की मिठाइयाँ भी आप ही लाए हैं ना? जी जी, बस ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमें जानते हैं। वैसे ये हमारी पत्नी जानकी और हमारी बिटिया काजल। जी नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम बेटा। आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है। पढ़ी लिखी भी है काफ़ी। बस बिटिया के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। हाँ, सुशील भी बहुत है, घर का सारा काम जानती है, एक से एक मिठाइयाँ बना लेती है और मिलनसार भी बहुत है। आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ बेटा। मैं इसे ले जाऊँ अपने साथ? हाँ हाँ, ले जाओ, इसे दर्शन करवा देना मंदिर के। आ जाओ बेटा। हाँ चलो। काजल गोलू के साथ बहुत हिल मिल जाती है और गोलू को भी उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे अनुज से मिलवाने ले जाता है। आओ, मैं आपको अपने फेवरेट चाचू से मिलवाता हूँ। चाचू, ये मेरी फेवरेट दीदी। अरे अभी तो मैं आपका फेवरेट था ना, अब ये दीदी हो गई। चाचू, इन्होंने मुझे मिठाई भी खिलाई। आपने आज तक मिठाई नहीं खाई थी? नहीं, वो क्या है ना, हमारे घर में ज़्यादा मीठा नहीं दिया जाता किसी को भी। लेकिन बच्चे मीठा नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं देना चाहिए बच्चों को, मैं समझती हूँ, लेकिन इस तरह बच्चों को बिल्कुल मीठे से दूर रखना मतलब उनका बचपन छीन जाना जैसा है ना। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगी। चलो गोलू, मैं आपको लड्डू देती हूँ, वो भी बिना चीनी वाला, आपको बहुत पसंद आएगा। काजल से बात करते ही अनुज के दिल में काजल की छवि बैठ सी गई थी। वो पूरे पूजा के दौरान बस काजल को ही देखे जा रहा था। अनुज मेरे भाई, भगवान यहाँ है वहाँ नहीं। अरे मैं तो वहीं देख रहा हूँ। हाँ, क्या आप भी भैया? भाई साफ साफ दिख रहा है कि आप वो काजल दीदी को देख रहे हो। आप कहो तो आपकी सगाई करवा दे यहाँ। क्या आप दोनों भी? अरे अभी अभी माँ की बात सुन के आ रहा हूँ, वो काजल के पिता से तुम दोनों के रिश्ते की ही बात कर रही थी। सच? ये देखो कैसे लड्डू फूट रहे हैं मन में इनके। जहाँ एक तरफ अनुज को काजल को देखते ही कुछ कुछ हो रहा था, वहीं जानकी और दिव्या को भी काजल का रिश्ता अनुज के लिए सही लग रहा था, क्योंकि काजल का परिवार भी काफी संस्कारी और खानदानी था। दोनों की शादी का मुहूर्त भी इसी महीने का निकाल दिया जाता है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। माँ, अनुज को आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। माँ, आज काजल का जन्मदिन है, मैं सोच रहा था उससे मिलाऊं। तुम्हें पता है ना हमारे घर के नियम,
शादी के पहले दूल्हा दुल्हन आपस में नहीं मिल सकते। लेकिन माँ, शादी में अभी 15 दिन पड़े हैं। अनुज, हमारे यहाँ शादी के पहले दुल्हन का जन्मदिन नहीं मनाया जाता और इस बारे में आगे कोई बात नहीं होगी, ठीक है? माँ जी और मुझे जाना है गहने पसंद करने, तुम दुकान जाओ। काजल का ये मेरे साथ पहला जन्मदिन है। उसका कितना मन था कि वो मेरे साथ केक काटे। अरे तो फिर वही करना पड़ेगा जो हम हर बार करते आए हैं। हाँ, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अनुज रात को चुपके से काजल के घर की छत पे जाता है और उसे कॉल करके छत पर बुलाता है और केक कटवाता है जो उसके लिए लाया था। ये केक तो ठीक है, लेकिन तुम यूँ छुप कर क्यों आए हो? अरे तुम्हें मम्मी पापा ने देख लिया तो? हाँ, तो हमारी शादी होने वाली है, इसमें कौन सी बुरी बात है? काजल, मेरा परिवार अलग है। हमारे परिवार में काफ़ी सारे नियम लगाए जाते हैं, जैसे ज़ोर से हंसना नहीं, देर से खाने की टेबल पर नहीं आना, देर रात को बाहर नहीं रहना, और भी बहुत कुछ। अब मैं तुमसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे परिवार में रह पाओगी? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं मना कर दूंगा शादी के लिए, सच में। अनुज, शादी कोई मजाक नहीं है, 7 जन्मों का बंधन होता है। और रही बात नियम और कानूनों की, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यार से सबका दिल जीत लूँगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। तुम कहो तो छोड़ दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हारे हमारे परिवार में आने के बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुज ने काजल को बता तो दिया था कि उसके परिवार में कितने कड़े नियम हैं, लेकिन अब काजल जिस तरह से इसे बदलती है, ये देखने वाली बात थी। शादी के बाद की पहली रसोई। काजल, आज शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए हमेशा की तरह तुम खीर बनाना सबके लिए। हाँ, हमारे घर में मीठे में सिर्फ खीर ही बनती है और कुछ नहीं। अच्छा, पर ऐसा क्यों? सिर्फ खीर ही क्यों? क्योंकि बाकी मीठी चीज़ों में काफ़ी सारी चीनी और मीठा पड़ता है, इसलिए खीर ही बनाते हैं, जिससे सबको थोड़ी थोड़ी दी जाए और सेहत के लिए ठीक रहे। माँ जी, अगर मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मीठी भी कम हो और सेहतमंद भी हो तो? तुम ऐसी चीज़ बना सकती हो? मैं बना दूँ? अगर मीठी कम हुई और सेहतमंद भी तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ सही नहीं हुई तो नियम के हिसाब से वो पूरी चीज़ तुम्हें अकेले को खानी होगी। ठीक है माँ जी। अरे ये दोनों तो काजल भाभी को बोलकर चली गई, अगर मीठी चीज़ सही नहीं बनी तो? फिक्र नॉट बहना, मिठाई वाले की बेटी है मेरी पत्नी, देखना आज कमाल ही करेगी। आज पहली बार सेठी परिवार में कुछ नया बनने जा रहा था। टेबल पर सब लोग काजल की ओर देख रहे थे। माँ जी, ये है फ्रूट केक। केक? लेकिन केक में तो सबसे ज़्यादा मीठा पड़ता है। भाभी, मैंने इसमें मीठी की जगह गुड़ डाला है और फलों की मिठास का उपयोग किया है। कोई भी चीनी और केमिकल नहीं है, आप खाकर तो देखिए। सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा है, सब लोग खा सकते हैं। अगर इस तरह से मीठा बनाना हो तो तुम बना सकती हो हफ्ते में एक बार। थैंक यू माँ जी। लो गोलू, तुम्हें केक पसंद है ना बेटा? आज पहली बार तो केक खा रहा हूँ माँ। मुझे बड़ा पीस देना काजल भाभी। मुझे भी वो फ्रूट वाला दे दो ना। हाँ हाँ ज़रूर। देखा, मैंने कहा था ना, अब सेठी परिवार में हवा बदलने वाली है। हाँ छोटे, मज़ा ही आ गया आज तो केक खाकर। काजल के प्यार से और समझ से सेठी परिवार में अब चीज़ें बदल रही थी। कुछ नियमों को भी अब बदला जा रहा था। एक दिन जब सब लोग आकाश की शादी का कैसेट देख रहे थे। चलो 10 बज गए हैं, अपने अपने कमरे में चलो। अरे भाभी बैठिए ना, आपकी शादी की कैसेट देख रहे हैं, आइए। अरे लेकिन 10 बज गए हैं। अरे ये कोई हॉस्टल थोड़ी ना है भाभी, आइए बैठिए, मैं सबके लिए पॉपकॉर्न लेकर आती हूँ। अरे देखो देखो दिव्या, तुम्हारी एंट्री हो रही है। हाँ हाँ, और इसमें ना मैंने पिंक रंग का लहंगा पहना था। वाह दिव्या भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको फैशन का इतना सेंस है। पहले तो मैं बहुत फैशन करती थी, घूमने जाती थी, लेकिन शादी के बाद दिव्या ने अपने आप को बदल ही दिया। सच कहूँ तो मैं पुरानी दिव्या को बहुत मिस करता हूँ। कोई बात नहीं भाभी, आप अब भी सब कुछ एंजॉय कर सकती हैं। शादी की कैसेट देखने के बाद सब लोग अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी दिव्या काजल के पास आती है। थैंक यू काजल, आज खुद को पुराने शादी के जोड़े में देखकर एहसास हुआ कि मैं कैसी थी और क्या बन गई। पर सच बताऊं तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन शादी करने के बाद जब मैं इस घर में आई तो माँ जी के नियमों ने मुझे भी बदलने पर मजबूर कर दिया
और कब मैं इंसान से रोबोट बन गई पता ही नहीं चला। मुझे पता है भाभी कि आप भी लाइफ को एंजॉय करना चाहती हैं। अब हम दोनों साथ मिलकर इस घर को प्यार से चलाएंगे। माँ जी को ये समझना होगा कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है। इसके लिए इतने सारे नियमों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। काजल के प्यार से दिव्या को एहसास हुआ कि उसने लाइफ में क्या क्या मिस कर दिया है, लेकिन कावेरी के नियम अभी भी बदलने को तैयार नहीं थे। माँ जी, भाभी और मैं सोच रही थी कि कल संडे है तो हम सब कहीं पिकनिक पर चलते हैं। कल संडे? अरे हर संडे हम सब योग करते हैं। माँ जी, हर संडे योग तो करते ही हैं, इस संडे पिकनिक पर चलते हैं ना। हाँ माँ प्लीज़, आज तक हम कभी पिकनिक पर नहीं गए, चलते ना प्लीज़। अरे लेकिन माँ जी, नियम इंसानों के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन परिवार को नियम नहीं प्यार से ही बांध कर रखा जा सकता है। मैं जानती हूँ कि आपको इस परिवार की इज्जत की कितनी फिक्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि 19 साल की कावेरी देवी को खुले पार्क में जाना, झूले खाना कितना पसंद था। उसे इमली तोड़कर खाने में कितना मज़ा आता था। अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने में कितना मज़ा आता था। अरे तुम्हें ये सब कैसे चौंक गई ना, मुझे ये सब कैसे पता चला। वो देखिए, आपकी बचपन की सहेलियाँ कमला आंटी और सुनीता आंटी, उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस परिवार को नियमों में बांधने के लिए खुद को भी नियमों में कैद कर लिया था, और क्योंकि दादाजी आपसे यही चाहते थे। पर माँ जी, अब वक्त आ गया है कि आप भी नियमों से आज़ाद हो जाएं। हाँ माँ, हम सब भी खुलकर आपसे ये बात कहना चाहते थे कि एक आम परिवार की तरह हम बैठकर बातें करें, जिंदगी को खुलकर जिए। माँ, ससुराल नियमों से नहीं प्यार से भी चल सकता है। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी तब ससुर जी ने मुझसे कहा था कि ससुराल कभी प्यार से नहीं चल सकता, वो हमेशा कड़े नियमों से चलता है। और मैंने दिव्या को भी अपने जैसा ही बना दिया। लेकिन आज काजल ने साबित कर दिया कि ससुराल प्यार से भी चल सकता है। इसका मतलब अब मैं देरी से खाने की टेबल पर आ सकती हूँ और मैं भी मीठा खा सकता हूँ। कहाँ गए वो एल्बम्स? यहीं तो रखे थे। पापा, मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी? अरे नहीं नहीं बहू, तुम जाओ अपना काम करो, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होगा, मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है पापा। अच्छा, यश और पिंकी आ गए क्या स्कूल से? हाँ पापा, वो लोग आ भी गए और अपने एक्स्ट्रा क्लासेस पर भी चले गए। सही है सही है। आजकल सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अच्छा ही है, अब अनुज को ही देख लो, विदेश में सेटल हो गया है बीवी बच्चों के साथ। अच्छा ही तो है। जी पापा, आजकल सबको काम करना पड़ता है, तभी घर अच्छे से चलता है। इसीलिए तो बच्चों के बड़े हो जाने के बाद मैंने फिर से काम शुरू कर दिया। बेटा बिल्कुल सही किया, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। जी पापा, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं बाहर ही हूँ। हाँ हाँ बहू, तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा। जी पापा। अरे वो पुराने फोटोज कहाँ है? अरे रुको तो, एक फ़ोटो तो लेने दो। अरे इस वक्त क्या कर रही हो कविता? देर हो रही है मुझे काम के लिए। अरे पहली बार तुमने इतनी अच्छी शर्ट पहनी है, प्रमोशन हुआ है तुम्हारा, इन यादों को संभालना चाहिए। अरे पूरी ज़िंदगी है फ़ोटो खींचने के लिए, अभी मुझे देर हो रही है, प्लीज़ जाने दो। अरे 2 मिनट रुक जाओ ना, यहाँ देखो कैमरे में, मुस्कराओ। अरे देखो तुम्हें माँ बुला रही है, जाओ जाओ जाओ, उन्हें कुछ चाहिए होगा। हाँ तो जाती हूँ ना। सुनो ना, आज तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाय, मेरे पति को किसी की नज़र ना लग जाए। क्या तुम भी। गोविंद और कविता की शादी को कई साल हो चुके थे। हर दूसरे कपल की तरह वो दोनों भी घर की जिम्मेदारियों में उलझते ही चले गए। कभी खुद की खुशी के बारे में उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था। शायद यही जिंदगी होती है। अरे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ सच में, और बहुत तेज़ भूख भी लगी है। अरे आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, बैंगन का भरता। वैसे मुझे तो ये पसंद ही है, लेकिन तुम्हें भी पसंद है ना। आओ आज साथ में खाना खाते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। बैठो। माँ मुझे ये होमवर्क करवा दो प्लीज़, मुझसे नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर में आती हूँ आकाश, तब तक तुम आगे का होमवर्क करो ना। नहीं माँ, मुझे प्लीज़ अभी करवा दो। आप मेरे रूम में बैठ के खाना खा लो ना प्लीज़। ठीक है चलो, सुनिए ना, मैं आती हूँ।
हाँ हाँ, इसे करवा दो होमवर्क। जाओ, मैं यहीं खाना खा लेता हूँ, तुम अपनी प्लेट साथ में ले जाओ। चल आजा। कैसी अजीब बात है ना, हम जिस जीवन साथी के साथ जीवन जीते हैं उसके साथ ही हमें वक्त नहीं मिल पाता। वक्त के साथ जिम्मेदारियाँ और उनका बोझ इतना बढ़ता जाता है कि आप एक दूसरे के साथ को ही भूलते जाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तुमने, बहुत सुंदर लग रही हो। आज ये तीसरी बार पहनी है। आज देख रहे हो क्या? अच्छा, पता नहीं, शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा। तुम्हारा ध्यान मुझ पर होता कहाँ है? अरे ऐसी बात नहीं है। वैसे आज क्यों साड़ी पहनी है? आज सोचा कि हमारी शादी की सालगिरह है तो ज़रा साड़ी पहन लूँ, और क्या। क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? अरे जानती हूँ तुम्हें याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। वैसे भी ना आज मुझे बहुत काम है, अनुज के स्कूल जाना है और माँ जी के रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मुझे याद ही नहीं रहा। अरे कोई बात नहीं ना, चलो अब जल्दी से एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये तुम और तुम्हारा फ़ोटो लेने का पागलपन कभी ख़त्म ही नहीं होता है ना। अरे जल्दी करो ना, मैंने टाइमर सेट कर दिया है, आ जाओ। आया आया। अजीब है ना, वक्त के साथ आप बदलते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलती जाती है। बच्चों का जन्मदिन, माँ ससुर की तिथि, ये सब हम याद रखते हैं, लेकिन जिस दिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े थे उन दिनों को हम धीरे धीरे अहमियत देना छोड़ देते हैं। कई बार हम अकेले ही चलना शुरू कर देते हैं रास्तों पर, और फिर दूसरे इंसान की कमी महसूस ही नहीं होती। अरे कहाँ पहुँचे? बस अभी अभी पहुंची हूँ मम्मी के घर। आकाश और अनुज तो इतने खुश है कि पूछो ही मत। दोनों ठीक है ना? कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई रास्ते में बच्चों को? अरे नहीं नहीं, दोनों ठीक है। ननिहाल पहुंचकर दोनों बहुत चहक रहे हैं। दोनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं तो कहती हूँ आप भी आ जाइए ना, हम साथ में कुछ वक्त बिता लेंगे। अरे तुम तो जानती हो काम का कितना प्रेशर है, और हम दोनों तो साथ ही होते हैं हमेशा, हमें क्या ज़रूरत है। अब तो बच्चों की उम्र है घूमने फिरने की, हम फिर कभी चलेंगे, ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, और तुम भी। हम तो हर वक्त साथ ही होते हैं, ये कहने में और होने में कितना फ़र्क है ना। कभी कभी साथ ज़िंदगी जीते हुए भी आप बस भाग रहे होते हैं, जैसे गोविंद और कविता भाग रहे थे। पहले बच्चे बड़े थे तब उनकी चिंता, अब बच्चे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी की चिंता। अरे तुमने बड़ी बहू के मायके में शादी की सारी लिस्ट तो भेज दी है ना? हाँ हाँ, सब कुछ भेज दिया है, आप चिंता मत करिए। हमारे बड़े बेटे आकाश की शादी अच्छे से हो जाएगी। वो तो हो ही जाएगी, सारे मेहमान भी आते ही होंगे, बस तुम तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तैयार हूँ। आओ एक फ़ोटो ले लेते हैं। कविता, आज भी फ़ोटो? आज बेटे की शादी है, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? एक ही तो शौक़ है मेरा, फ़ोटो का, वो तो पूरा कर लेने दीजिए आप। अरे अब दोनों बच्चों की शादी हो जाए फिर हम दोनों फ्री, फिर हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। चलो तो इसी बात पर एक फ़ोटो लेते हैं। तुम नहीं सुधरोगी, चलो ले लेते, आ जाओ। गोविंद और कविता ने अपनी ज़िंदगी का लंबा सफ़र अपनी जिम्मेदारियों में काटा था, और उनके दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी, और फिर उनकी एक नई जिम्मेदारी शुरू हो गई। दादू मुझे पार्क ले चलो ना। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ। मैं नहीं चल रही हूँ, पिंकी को सुलाना है ना। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। और हाँ, आप पार्क से आएंगे ना, फिर हम दोनों चाट खाने चलते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं इसे घुमा लाता हूँ। गोविंद को नहीं पता था कि ज़िंदगी में हर वक्त साथ रहकर भी जिस पे उसने कभी अपना वक्त खर्च नहीं किया, पार्क से आने के बाद शायद वो एक आखिरी बार उसके साथ वक्त बिता रहा होगा। पापा, माँ अचानक से गिर गई, उन्हें शायद अटैक आया है, अब जल्दी उनके पास चलिए। कविता, क्या हुआ कविता को? आपसे कहा था ना जल्दी आइएगा, मुझे चाट खानी है। हाँ चलते हैं कविता, अभी भी बहुत वक्त है हमारे पास, है ना? अब वक्त कहाँ है जी, मुझे कितनी बातें करनी थी आपसे, कितना कुछ पूछना था, कितना घूमना था आपके साथ,
जिंदगी के 40 साल हमने यूं ही बिता दिए, लेकिन मैं खुश थी। आपके साथ ऐसा नहीं है। बस एक शिकायत है कि हमने एक दूसरे को वो वक्त नहीं दिया जो हमारा था। हमने यादें नहीं बनाई एक दूसरे के साथ। मेरा बड़ा मन था आपके साथ एक बार मुंबई जाने का, बीच पर फोटो खिंचवाने का। कविता तुम आज मेरी बात मान लो, रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूंगा। आज के बाद से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। कविता नहीं, अब वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अब आपके पास वक्त ही वक्त होगा मेरे जाने के बाद। लेकिन यहाँ ज्यादा वक्त मत रहिएगा। मेरे जाने के बाद जल्दी ही आ जाइएगा वहाँ, कम से कम वहाँ हम अपनी यादें बना पाएंगे। आकाश, हम दोनों की एक फोटो खींच बेटा। कविता माँ। आज जब गोविंद फोटो देख रहा था, उसकी आंखें नम थी। काश मैंने हम दोनों को समय दिया होता। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम पूरी जिंदगी रिश्तों को, करियर को, बच्चों की परवरिश को दे देते हैं, जबकि हमारा सबसे कीमती रिश्ता हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब बुढ़ापा आने के बाद आपका जीवन साथी आपके पास नहीं होता, तब उसकी कमी का एहसास आपको हर पल खटकता है। अब मुझसे भी नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना कविता। पापा, खाना लग गया है, चलिए। पापा, पापा।